Like, comment, and subscribe. चौथा हिस्सा। मैं अली इमरान, एमएससी पीएचडी, गुरदासपुर, मेरा मतलब है ऑक्सफोर्ड। मैं शुरू से जानता था कि स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर वॉल्टन यहाँ क्यों आया है। इंग्लिस्तान में एक साइंसदान ने एक ऐसा रॉकेट बनाया था जो फजा में हर किस्म की उड़ान कर सके। डॉक्टर स्टेपलर ने उस साइंसदान को जहर दिया और रॉकेट को यहाँ उड़ा लाया। वो जानता था कि ये बात छुपी न रहेगी, लिहाजा उसने यहाँ आकर अपनी मौत का ढोंग रचाया। उसके गिरोह वालों ने एक ताबूत दफन कर दिया। जाहिर है कि उसमें पत्थर ही भरे गए होंगे। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी, ताबूत में लाश के बजाय पत्थर भरे हुए थे। स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर वॉल्टन दरअसल उस रॉकेट के चक्कर में यहाँ आया था। चूंकि वो रॉकेट तजुर्बाती दौर ही में था, इसलिए इंग्लैंड की हुकूमत चाहती है कि उसकी शोहरत अभी ना होने पाए, वरना हो सकता है कि कोई हरीफ मुल्क पहले ही फायदा उठा ले। इसलिए वॉल्टन बहुत ही पोशीदा तौर पर यहाँ आया था और वो महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलना चाहता था, मगर डॉक्टर स्टेपलर के आदमियों ने उसे पहले ही खत्म कर दिया। रॉकेट दरअसल इस मकसद के लिए बनाया गया था कि उसके जरिए चांद तक पहुंचने का तजुर्बा किया जाए, लेकिन डॉक्टर स्टेपलर की जहानत ने शैतानियत का लिबादा ओढ़ लिया है। वो रॉकेट को फजा में इस तरह चक्कर देता है कि उसके पिछले हिस्से से खारिज होने वाली चमकदार गैस एक तहरीर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। लोग बदहवास हो जाते हैं। फिर वो आबादियों पर धुएं के गुब्बारे फेंक कर सचमुच कयामत का मंजर पेश कर देता है। डॉक्टर स्टेपलर के गुर्गे इस अफरा तफरी से फायदा उठाकर लोगों को लूटते फिरते हैं। चूंकि वो गैस मास्क पहने हुए होते हैं, इसलिए बेधड़क धुएं में घुसते चले जाते हैं। उन्होंने इस तरह के हमलों में अरबों की दौलत लूट ली है। दूसरी तरफ वो कैप्टन जाफरी को तलाश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या मरने से पहले इंस्पेक्टर वॉल्टन ने उसे बता दिया था कि डॉक्टर स्टेपलर जिंदा है। जाफरी की तलाश में वो लोग जूलिया तक पहुंच चुके हैं। जाफरी की तरह वो भी सीक्रेट सर्विस की रुकन है। उम्र 24 साल के करीब है, लेकिन न जाने क्यों अभी तक चेहरे पर पक्कापन नहीं आया है। अब डॉक्टर स्टेपलर के दो आदमी हर वक्त जूलिया की निगरानी करते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं हो सका है कि वो खुद मेरी नजरों में आ चुके हैं। इस वक्त जूलिया कुछ कपड़े खरीदने बाजार आई है और मुख्तलिफ दुकानों पर कपड़े देखती फिर रही है। मिस जूलियाना फिट्जवाटर, मेरे पास आपके लिए एक दिलचस्प इत्तला है। आप कौन हैं? मैं शैतान का खालाजाद भाई इमरान हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं, अनजान बनने से काम और ज्यादा बिगड़ जाएगा मिस जूलिया। बस अब आइए, कैफे दिलकुशा में चाय भी पियेंगे और बातें भी होंगी, बहुत सी बातें। मिस्टर इमरान, चाय ठंडी हो रही है। अगर आपको कोई बात नहीं करना थी तो मुझे इस कैफे में क्यों लाए? हाँ, जिस रात डॉक्टर स्टेपलर की लाश गायब हुई थी, आप कहाँ थी? देखिए, अगर आप ज्यादा बहकेंगे तो आपको मजा चखा दूंगी। चलिए, हाँ, मैं चखने से पहले ही उसे मीठा तस्लीम किए लेता हूँ। मगर मिस जूलिया, ये बहुत अहम बात है कि डॉक्टर स्टेपलर के ताबूत पर आपकी उंगलियों के निशानात मिले हैं। मिस्टर, जा रही हूँ। हाँ, शौक से जाइए। लेकिन सीक्रेट सर्विस वालों और महकमा सुराग रसानी का ये टकराव मैं पसंद नहीं करता। आखिर आप लोग ये सब कुछ किसके हुक्म से कर रहे हैं? आप खामखा बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे पसंद नहीं करती।
मैं आपके महकमे में 8 आदमियों से वाकिफ हूँ। बेपर की ना उड़ाओ, मकसद की तरफ आओ। क्या तुम किसी बीमा कंपनी के एजेंट हो? सुर से तो वही मालूम होता होगा। अच्छा मिस जूलिया, मैं लास्ट का किस्सा सुपरिटेंडेंट फैयाज को सुना दूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको 2 घंटे की मोहलत और दे सकता हूँ। आप अपने साथियों से भी मशवरा कर लीजिए। ये रहा मेरा कार्ड, इस पर फोन नंबर भी दर्ज है। आप 2 घंटे के अंदर अंदर मफाहमत के लिए मुझे फोन कर सकती हैं। अच्छा, टाटा। मैं कैफे से निकलकर एक जगह छुप गया। कुछ देर बाद जूलिया कैफे से निकली और मैंने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। जूलिया अपने फ्लैट में गई। कुछ देर बाद उसकी बजाय उसके फ्लैट से 2 आदमी निकले। ये वही आदमी थे जो जूलिया की निगरानी करते थे। वो एक बहुत वजनी संदूक उठाए हुए सड़क की तरफ आ रहे थे। संदूक हद से ज्यादा वजनी मालूम होता था। नारंग, तुमने सारा बोझ मुझ पर डाल रखा है। बहुत वजनी है। बस बस बस, अब संदूक को स्टेशन वैगन में रख दो यार। ध्यान से, कहीं वो मर ही ना जाए। बॉस को हर हाल में वो जिंदा चाहिए। उस संदूक में जूलिया ही हो सकती है। दोनों मुजरिम उसे स्टेशन वैगन में रखकर चल पड़े हैं और मैं अपनी 2 सीटर में उनका ताक़ुब कर रहा हूं। मुजरिमों के साथी भी उनसे आन मिले हैं। ये कुल 7 लोग हैं। बज़ाहिर बड़े मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म मालूम होते हैं। ये जूलिया को संदूक से निकाल चुके हैं और वो भी होश में आ चुकी है। चुपचाप उनके नरगे में बैठी है, शहर से बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान। एक इमारत के सामने स्टेशन वैगन रुकी है। जूलिया को वैगन से उतारकर इमारत में ले जाया जा रहा है। अब एक फर्क आ चुका है। मुजरिमों में से एक शख्स का हुलिया ऐसा था कि मैं थोड़े से मेकअप के साथ उसका भेस बदल सकता था। मैंने यही किया और किसी न किसी तरह उसे तन्हाई में जा लिया। नारंग बेटे, जरा इधर देखो। जय, तुम कौन? अच्छा बेटे नारंग, तुम यहीं झाड़ियों में बेहोश पड़े रहो। अब मैं तुम्हारी जगह ले रहा हूं। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अपने जिस्म को काहिल न होने दो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, आज मुझे बड़ी मेहनत करनी है। 7 मुजरिमों को शराब में बेहोशी की दवा देनी है। उसके बाद मैं भी उस कमरे में जाऊंगा जहां जूलिया उस आदमी से बात कर रही है जो मर चुका था, लेकिन उसकी कब्र से उसकी लाश की बजाय सिर्फ पत्थर बरामद हुए थे। डॉक्टर स्टेपलर, मैं कुछ नहीं जानती। जूलिया, मेरी कब्र किसने खोदी थी? मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। महज इसलिए कि मेरे किसी आदमी ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की है और मैं भी रहमदिली से पेश आ रहा हूं। मेरी जिंदगी का इन्हिसार मेरी जबान ही पर है। डॉक्टर, मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगी जब तक अपनी जबान बंद रखूं। आपने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि आप मर चुके हैं। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जिंदा देखना पसंद करेंगे जो इस राज से वाकिफ हो जाए? मैं आपको जिंदा देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद तुम खुद मुझे सब कुछ बता दोगी।
ये दो आदमी पागल हो सकते हैं, तो तुम भी अपने ही हाथों से अपना गला घोंट सकती हो। क्या बात है नारंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, प्लीज। क्या बकवास है? तुम नारंग नहीं हो, हरगिज नहीं हो। मैं धोखा नहीं खा सकता। तुम खा चुके धोखा स्टेपलर। तुम खत्म हो गए। तुम्हारे आदमी दूसरे कमरे में बेहोश पड़े हैं और मैं उनके हाथ पांव बांध चुका हूं। ये लो, अब मैं अपना रेडीमेड मेकअप उतार रहा हूं। इमरान? हाँ जूलिया, और तुम डॉक्टर स्टेपलर, खुद को मेरे हवाले कर दो। बेहतरी इसी में है, वरना शायद मुझे तुम्हारी लाश यहां से ले जानी पड़े। इमरान, बच्चों, डॉक्टर तुम पर हमला कर रहा है। डॉक्टर ने मुझ पर छलांग लगाई और खुद जमीन पर ऊंधा पड़ा है, देखो। मैं तो एक तरफ हट गया था। अरे 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 डॉक्टर डॉक्टर, मुझे घोंसा मत मारना। अरे देखो, घोंसा दीवार पर पड़ा। देखो, अब फिर हमला मत करना मुझ पे, मत करना हमला मुझ पे डॉक्टर। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लो देखो, अब तुम्हारे सर की टक्कर दीवार पर पड़ी। बस करो डॉक्टर। ओह, इमरान, इसके सर से तो खून बह रहा है। हाँ जूलिया, डॉक्टर स्टेपलर बेहोश हो गया है, अपने बाकी साथियों की तरह। अब मैं इन सबको स्टेशन वैगन में ठूंसूंगा। तुम कुछ देर वैगन ही में मेरा इंतजार करना जूलिया। भागने की कोशिश न करना, वरना जिंदगी भर इस पहाड़ी इलाके में भटकती फिरोगी। मैं इंतजार करूंगी। मैंने स्टेपलर और उसके बेहोश आदमियों को वैगन में ठूंस दिया है। जूलिया भी वैगन ही में मेरा इंतजार कर रही है और मैं उस कमरे में आया हूं जहां एक ट्रांसमीटर सेट मौजूद है। कुछ देर पहले मैंने रोशी से राब्ता करके उससे कहा था कि मेरे पैगाम का इंतजार करे। ये रहा ट्रांसमीटर। मैंने रोशी से यही कहना मुनासिब समझा कि जूलिया एक बीमार और बूढ़ी औरत है जो शायद रास्ते ही में मर जाए। जाहिर है कि यह सच नहीं था, लेकिन इसका इतना फायदा जरूर हुआ कि रोशी ने मेरा पैगाम सीक्रेट सर्विस के मेंबर नाशाद तक पहुंचा दिया और लैंड कस्टम हाउस के करीब उसने और उसके 3 साथियों ने स्टेशन वैगन को रोककर मुझे जबरदस्ती नीचे खींच लिया। छोड़ो हमें। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नाशाद? X2 का हुक्म है जूलिया। कमबख्तों ने मुझे इस बेदर्दी से स्टेशन वैगन से खींचकर जमीन पर फेंका है कि मेरी बजाय कोई और होता तो उसकी हड्डी और पसलियां बराबर हो गई होती। अगले रोज दानिश मंजिल के एक बड़े कमरे में सीक्रेट सर्विस के 8वां अरकान मुअद्दब बैठे थे। जूलिया, कैप्टन जाफरी, कैप्टन खावर, सार्जेंट नाशाद, तनवीर, साजिद, परवेज और सुल्तान। और ट्रांसमीटर से X2 की भर्राई हुई आवाज मुंतशिर हो रही थी। वो रॉकेट अब मेरे कब्जे में है, जो महकमा खारजा के तवस्सुत से इंग्लैंड वापस भेज दिया जाएगा। अगर मैं इस सिलसिले में इमरान का शुक्रिया अदा न करूं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, मगर शायद ये शुक्रिया उस तक न पहुंच सके। वो तुम 8 से वाकिफ है, लेकिन उसे मेरे वजूद का इल्म नहीं है।
यही चाहूंगा कि कभी ना हो। इसी में महकमे की बेहतरी है। ट्रांसमीटर बंद करके मैं बुरी तरह खांसने लगा। इतनी देर तक भर्राई हुई आवाज में बोलने की वजह से हलक में खराश पड़ गई थी। रोशी मेरे करीब ही खड़ी हुई मुझे हैरत से देख रही थी। फिर उसने मेरा दाहिना कान पकड़कर जोर से ऐंठ दिया। रोशी, कान छोड़ो, मेरा कान छोड़ो। इमरान, ये मुझे आज मालूम हुआ है। तुम मुझसे इतने दिनों तक छुपे क्यों रहे थे? तुम भी किसकी बातों में आई हो? ये इमरान बोल रहा है, इमरान। पिछली रात भी तुमने X2 का पैगाम देने के लिए कहा था। मुझे बताओ, वरना। बताता हूँ आराम से। हाँ ठीक है, मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर हूँ। मैं X2 हूँ। अपने मातहतों के सामने नहीं आना चाहता, वरना वो कमबख्त मुझे चुटकियों में उड़ा देंगे। मेरी सूरत ही ऐसी है, किसी पर मेरा रोब नहीं पड़ सकता। लोग राह चलते मेरे शाने पर हाथ रखकर गुफ्तगू करते हैं। अगर अपने चेहरे पर रोब पैदा करने की कोशिश करता हूं तो वो और ज्यादा मुज़क्कर-खेज हो जाता है। टेलीफोन या ट्रांसमीटर पर X2 की आवाज सुनकर वो लोग बुरी तरह कांपने लगते हैं। लेकिन इमरान की जो दुर्गत उन्होंने पिछली रात बनाई थी, अब तक याद है। और ये जूलिया कौन है? मर गई बेचारी। उसका क्या किस्सा है? वो बेचारी कम से कम 95 साल की तो होगी। डॉक्टर स्टेपलर की नानी थी और उस कमबख्त ने उसे भी कैद कर रखा था। जूलिया, नाम तो बड़ा खूबसूरत है। हाँ। लो च्युइंगम खा। रोशी ने च्युइंगम लेने से इनकार कर दिया। वो दूसरी तरफ देख रही है और शायद अब भी जूलिया ही के मुतालिक सोच रही है। और मैं, अली इमरान, मैं क्या सोच रहा हूं? कुदरत ने कोशिश की है कि मुझे एक खास ढब पर ले आए। मैं अभी तक तजुर्बाती दौर में था, मगर अब मैं किसी हद तक एक मखसूस फ्रेम में फिट हो गया हूं। ये मेरा मुस्तकिल रूप होगा और बहुत जल्द मैं भी एक मुनफरिद रंग में देखा जाऊंगा। Like, comment, and subscribe.